अरविंद जी, अब शुरू कर सकते हैं। आप प्रारंभ कीजिए। चेतना कभी ज्ञान का विश्वविद्यालय चेतना ज्ञान का धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो साराएं फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का हिंदी विश्वविद्यालय चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय विश्वविद्यालय मैली चट्टानों का बरधाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार, दुर्लभ पांडुलिपियों का दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार हिंदी विश्वविद्यालय चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय विश्वविद्यालय विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने, अंधकार के विरुद्ध अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञालय हिंदी विश्वविद्यालय चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नमस्कार। बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित उत्प्रेरित एक नवाचारी उपक्रम है, अनुष्ठान है, जिसका 5वां पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आभासी माध्यम के आमुख पटल पर जुड़े सभी सुधी विद्वज्जनों को गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। मित्रों, पिछले दिनों बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई और इस कड़ी का पिछला प्रबोधन शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्य और आज का परिप्रेक्ष्य विषय पर केंद्रित रहा।
विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल की दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति प्रेम, बिखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता का सुफल है यह बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला। इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला के माध्यम से वर्तमान समय के अपने अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति व संस्कार युक्त अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे सरोकारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला को प्रारंभ किया गया है। विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलगुरु, धर्म और दर्शन के अग्रणी विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल की प्रेरणा, नवाचारी सोच और सार्थक पहल से प्रारंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक अनुष्ठान के फलीभूतीकरण के अवसर पर माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता हमें संबल दे रही है। आज के प्रबोधन का विषय है शिक्षा संस्कृति की भारतीय परंपरा, वर्तमान परिदृश्य और हमारा दायित्व। इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला के उद्बोधक हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्रद्धेय अतुल भाई कोठारी जी। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। समस्या की नहीं, समाधान की चर्चा करें। मां मातृभूमि एवं राष्ट्रभाषा का कोई विकल्प नहीं, जैसे विचार सूत्रों के पुरस्कर्ता माननीय अतुल भाई कोठारी जी भारतीय भाषा मंच एवं भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक हैं। शिक्षा स्वास्थ्य न्यास के संस्थापक हैं। शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के आप राष्ट्रीय सह संयोजक हैं तथा देश में शिक्षा के नए विकल्प के लिए कृत संकल्पित हैं। शिक्षा संवर्धन के कार्यों हेतु निरंतर राष्ट्रव्यापी प्रवास करने वाले श्रद्धेय अतुल भाई शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक कार्य करने वाली संस्थाओं, विद्वानों एवं कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। माननीय अतुल भाई कोठारी राष्ट्र के नव निर्माण और समाजोत्कर्ष की दृष्टि से पूर्व में अनेकानेक दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संस्थापक सह सचिव, चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास पाठ्यक्रम समिति के दायित्वधारी रह चुके हैं। आप शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से देश भर के पाठ्यक्रमों व पाठ्यपुस्तकों की विकृतियों व विसंगतियों को दूर कराने में यशस्विता के अर्जक तथा अभी तक 11 न्यायालयों के निर्णय शिक्षा बचाओ आंदोलन के पक्ष में लाने में आपकी महती भूमिका रही है। भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना, शिक्षा में नए विकल्प का प्रारूप, शिक्षा की स्वायत्तता का संपादन, उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि, स्वामी विवेकानंद के चिंतन का वर्तमान उच्च शिक्षा में समावेश, भारतीय शिक्षाविदों के चिंतन का वर्तमान उच्च शिक्षा में समावेश जैसे पुस्तकों के लेखक रचनाकार श्री अतुल भाई के शिक्षा से संबंधित 5 दर्जन से अधिक शोध पत्र व आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक अलंकरणों से अलंकृत, सम्मानित, तमाम उपलब्धियों के प्रणेता व साक्षी माननीय अतुल भाई कोठारी को आज सुनना शिक्षा संस्कृति की गंगोत्री में डुबकी लगाने जैसा है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मान्यवर श्री अतुल भाई कोठारी जी का इस आभासी पटल पर स्वागत करते हुए बड़ी विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन
प्रस्तुत करने की कृपा करें माननीय अतुल भाई कोठारी जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति मित्र रजनीश जी, आचार्य अनिल कुमार राय तथा इस सविमर्श में प्रतिभागिता के रूप में उपस्थित ऐसे सभी विद्वान आचार्य बहनों, बंधुओं, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं मित्र रजनीश जी और विश्वविद्यालय परिवार का सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। इस चीनी कोरोना के काल में बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला के नाम से लगातार ये एक बौद्धिक चिंतन आयोजित किए जा रहे हैं। ये बहुत ही एक उत्तम और श्रेष्ठ कार्य है ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं पुनः पुनः आप सभी का, पूरे विश्वविद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूं। चीनी कोरोना महामारी का एक संकट जो है, पूरे विश्व पर ये संकट आया है और आज संपूर्ण मानव समाज भयभीत है, संकट में है। ऐसे समय पर समाज जीवन के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव होना एक स्वाभाविक है, परंतु उसमें दो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। एक है अर्थ का क्षेत्र और दूसरा है शिक्षा का क्षेत्र। हम लोग सब शिक्षा जगत से विशेष जुड़े हुए हैं। वैसे तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसार हम बात करें तो सारे विषय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थ जगत और शिक्षा जगत एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते हैं, परंतु हम आज केंद्रीय चर्चा शिक्षा दृष्टि से करेंगे। चुनौती तो है बहुत बड़ी। पिछले 3 माह से हम सब लोग घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, सारी शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से ठप हो गई है। परीक्षा भी बच्चों की नहीं हो पाई है। शिक्षण कार्य संपूर्ण बंद है। विश्वविद्यालय में होने वाले शोध अनुसंधान, छात्रों के व्यक्तित्व विकास के खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, कला की गतिविधियां आदि आदि भी सब ठप हो गए हैं। ऐसी एक विशिष्ट परिस्थिति में से हम लोग पसार हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लेकिन जहां चुनौती होती है वहां अवसर भी उपलब्ध होते हैं। जहां समस्या होती है वहीं समाधान होता है, ये प्राकृतिक नियम है। तो इसलिए ये जो चुनौती आज चीनी कोरोना महामारी हमारे सामने है, उस चुनौती का समाधान तो हमने करना ही है, लेकिन इस चुनौती को क्या हम अवसर में बदल सकते हैं? चिंतन उस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मनुष्य जीवन की भी सार्थकता उसी में है कि जो चुनौती को स्वीकार करें और उसको अवसर में परिवर्तित करें। साधारण क्या है, मनुष्य का स्वभाव होता है और कुछ प्रचार माध्यम, समाचार माध्यम, मीडिया, इसमें भी अधिकतर नकारात्मक बातें आती है, तो उसी पर चर्चा केंद्रित होती है हमेशा। हमारे यहाँ एक काम कर रहे मित्र तो बहुत दिनों से वो अनुपस्थित थे, क्योंकि कुछ घर में परिस्थितियां, बीमारी, ऐसे कई बातें हो गई थी। तो आज सुबह मिलना आए तो उन्होंने बातें करते करते फिर एक बात निकाले कि भी ऐसा सुना है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा।
मैंने कहा ठीक है, सुना होगा आपने, मैंने भी कहीं इधर उधर सुना है, लेकिन मैंने कहा उस चक्कर मत पड़िए, ये रोज नई नई 10, 20, 25 बातें आती है और मनुष्य का दिमाग उसी में लगा रहता है। तो ये मनुष्य का स्वभाव रहता है साधारणतः, और इसलिए मनुष्य भयग्रस्त है, इसलिए तनाव में है कि समस्याएं क्या क्या है, कोरोना काल क्या परिस्थितियां है, कैसे लोग मर रहे हैं, इसी की चर्चा इतनी व्यापक होती है। लेकिन इस कोरोना महामारी में समाज जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवारों में कुछ अच्छी बातें भी हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है। जैसे हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन, ये कई वर्षों से हम चर्चा कर रहे थे, परंतु ऑनलाइन एजुकेशन वास्तव में बहुत व्यवहार में आ नहीं रहा था। लेकिन ये 3 महीने में हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के अभ्यस्त हो गए धीरे धीरे, और आज इसी कारण हम आपस में संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। तो ये एक अवसर है हमारे लिए। कई बार अंतिमवादी सोच भी चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगा, फिर कक्षाओं में पढ़ाई, क्लास टीचिंग की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो कई लोग प्रश्न उठाते हैं, ऐसी संगोष्ठियों में प्रश्नोत्तर होता है अंत में, तो कई लोग भी उठाते, तो क्या शिक्षकों की जरूरत नहीं रहेगी अभी, तो शिक्षकों का भविष्य आगे क्या होगा। दूसरी सोच वाले कुछ ऐसे हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी परंपरागत पद्धति है वही ठीक है। तो ये दो अंतिमवादी सोच कभी हितकारी नहीं रहती है। संतुलित, विवेकपूर्ण, बैलेंस विचार आवश्यक होता है। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जब इस पर सुझाव मांगे तो हमने यूजीसी को बताया कि अभी तो जब तक प्रत्यक्ष महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक तो ऑनलाइन जो जितना हम कर पाते हैं वही उसका समाधान है। लेकिन जैसे ही महाविद्यालय विश्वविद्यालय खुलेंगे तो उस समय हमने 2 दिन ऑनलाइन, 2 दिन प्रत्यक्ष कक्षाओं में शिक्षण, और 1 दिन जो 4 दिन पढ़ाई हुई उसके बच्चों को प्रैक्टिकल कार्य हेतु प्रोजेक्ट वर्क देना। और जो साधारण संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि हो कि एक पारी में, एक शिफ्ट में चलते हैं, उसको 2 पारी में कर दो। तो जो कोरोना महामारी के कारण जो एक शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो आवश्यकता है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन में 2 दिन एक बच्चे को महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में आना होगा, तो संख्या 40% अपने आप हो गई। वो 100% उपस्थिति रहेगी तब 40% होगी, और 2 शिफ्ट में कर जाएंगे, 2 पारी में हो जाएगा तो 20% अपने आप हो जाएगी। तो फिर ये शारीरिक दूरी की जो समस्या है और उसका समाधान में निहित है। साथ ही 15-20% बच्चे ही महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे उस दिन, तो 80-85% ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी, भीड़ भाड़ रास्तों पर कम हो जाएगी। ट्रैफिक कम होगा तो पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा, जो अभी हुआ है। तो ऐसी एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं क्या? साथ साथ जो हमारी शिक्षा में बहुत सालों से हम सब चर्चा भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा अधिकतर सैद्धांतिक मात्र है, उसको व्यवहारिक बनाने का भी एक अवसर हो सकता है क्या? और शिक्षा में जो पेडागोजी लेवल पर बदलाव की बात है, पढ़ाने की पद्धतियों के स्तर पर जो परिवर्तन की बात है, वो बात भी हम इसमें से प्रारंभ कर सकते हैं।
गांधी जी ने भी जो बात कही थी कि हेड हैंड हैंड एंड हार्ट, ये तीनों का समन्वय शिक्षा में होना चाहिए। तो हैंड यानी हाथ से काम करने की बात है, जो आज हमारे यहाँ बहुत कम है या नहीं है। अभी तो सिर्फ हेड का ही काम ज्यादा है। तो इस व्यवस्था जो बदलने का हम सब प्रयास में थे, तो आज परिस्थिति ऐसी है कि उस व्यवस्था को हम बदल कर भी सकते हैं और लोगों का मानस भी तैयार है, तो ये स्वीकार्य भी हो जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन, यानी हमारे यहाँ अधिकतर व्याख्यान लेक्चर पद्धति है ना, तो इसलिए ऑनलाइन में भी लेक्चर देना ये क्रम अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में चल रहा है। और खास करके विद्यालय स्तर पर तो इसकी बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि मैं विद्यार्थियों से भी संवाद कर रहा हूं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से। तो कई बच्चे तनाव में आ रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या हो रही है। क्योंकि 3 दिन पहले एक मेरे प्रोफेसर मित्र से बात हो रही थी, तो मैंने कहा बेटा क्या कर रहा है, तो बेटा विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है उनका। तो क्या सुबह 7 से 9 उनका 2 घंटे टेस्ट होता है, 9 बजे से फिर उनका ऑनलाइन व्याख्यान लेक्चर शुरू होते हैं, तो 2 बजे तक चलते हैं। अभी बच्चे तनाव में नहीं आएंगे, स्वास्थ्य का संकट नहीं होगा, तो क्या होगा। तो इसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी कई बातें की जा सकती हैं, और ये विदेशी विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में सब जगह इसके प्रयोग भी हो रहे हैं पहले से। उदाहरण करके अगले सोमवार को जो पाठ हमको पढ़ाना है, तो आज बच्चों को बता दिया कि भाई 6वां पाठ हमको पढ़ना है उस दिन, तो आप लोग इसका अध्ययन स्वाध्याय करके आइए, और उसमें जो जो बातें आपको समझ में न आई, आपके क्वेश्चन क्वेरी जो जो हो वो निकाल कर लाइए, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, फिर व्याख्यान नहीं होगा, क्लास लाइव चलेगा, आपस में संवाद होगा, इंटरेक्टिव होगा पूरा। और बच्चे भी जो आज अध्ययन का स्वभाव कम हो रहा है, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। बच्चे अध्ययन करेंगे, पाठ से प्रश्न निकालेंगे, और इस प्रक्रिया से बच्चे अध्ययन करेंगे तो बच्चे को पाठ भी अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। और संवाद प्रक्रिया से कक्षाएं चलेगी तो बच्चों को भी आनंद आएगा। फिर 40 मिनट नहीं, 80 मिनट क्लास चलेगी तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, बच्चों को कोई तनाव नहीं होगा, कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ऐसे कक्षाओं में आचार्य शिक्षक का रोल कम होना चाहिए। कम होना चाहिए अर्थात कि बोलने का काम कम होना चाहिए, बच्चों की सहभागिता बढ़नी चाहिए। आज बच्चे तनाव में है, कई प्रकार के मन में प्रश्न है बच्चों के, क्योंकि एक तो बच्चे का स्वभाव ही रहता है कि एक जगह बैठकर बच्चे रह नहीं सकते जीवन में, और 3 महीने से घर में बंद है बेचारे। और अनेक प्रश्न है कि हमारी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, परीक्षा होगी तो ऑनलाइन होगी तो उसका कितना महत्व रहेगा, परीक्षा नहीं होगी तो हमारी डिग्री का, मार्कशीट का कोई महत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको कोई नौकरी देगा कि नहीं देगा। ये जो कोरोना महामारी के कारण अर्थ क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ है, तो आगे हमारा नौकरी व्यवसाय कैसे होगा, क्या होगा, ये से अनेक प्रश्न उनके मन में है। तो कक्षा में शुरुआत में तो ये अनौपचारिक बातों से ही शुरुआत होनी चाहिए। सीधा हम फिजिक्स का
या दर्शन शास्त्र या कोई भी विषय पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनके दिमाग में तो कई प्रश्न चल रहे हैं दूसरे, तो ये बात दिमाग में जाएगी ही नहीं, हमें पढ़ाएंगे। जब अनौपचारिक रूप से उनसे बात करेंगे, हाँ भाई बच्चों कैसा है, आपको क्या लग रहा है कोरोना की स्थिति में, कैसे आप घर में, आपने घर में रहते क्या क्या प्रयोग किया, कोई किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, परिवार में सामूहिक कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी बातें हो भी रहेगी। तो ऐसी बातों पर चर्चा होगी तो कई बातें उनके मन में से निकल जाएगी, और कई बातें प्रश्न होंगे तो आपसे पूछेंगे तो समाधान भी उनका हो जाएगा। और फिर जब हम फॉर्मल औपचारिक पढ़ाई की शुरुआत करेंगे बाद में, तो स्वस्थ मन होगा, मन में जो प्रश्न कम हो गए होंगे, अलग अलग बातें थी वो शांत हो जाएगी, तब फिर वो पढ़ाई होगी तो दिमाग में काफी कुछ जा सकता है। और ये सारी बातें भी शिक्षा का एक हिस्सा ही है, होना चाहिए, नहीं है तो, जिसको हम स्वशैक्षिक गतिविधि को-करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, ये वही है सब। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन ये बच्चों के समग्र विकास का माध्यम नहीं हो सकता। ठीक बात है, मैं भी उससे सहमत हूं, लेकिन ऑनलाइन से भी कई बच्चों के विकास की बातें की जा सकती, जैसे पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती के 14 अप्रैल की बात आई जब, तो हमने 10 अप्रैल को ही तय किया, तब तो लॉकडाउन बहुत ज्यादा था, तो हमने सोचा कि भाई बच्चे घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटीज मिले, गतिविधि मिले तो बच्चे को अच्छा लगेगा और प्रवृत्त होगा और सक्रिय हो जाएगा। तो हमने एक चित्र प्रतियोगिता बच्चों की, विद्यालय स्तर के बच्चों की आयोजित की। अभी दिन 4 ही बाकी था, हमको लगेगा भाई 200 400 500 चित्र आ गए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा 86,743 86,743 चित्र पेंटिंग हमारे पास आए। हमको परिणाम 8 दिन देर से देना पड़ा। अभी मुझे जानकारी मिली है कि अपना विश्वविद्यालय भी 100 छात्रों के लिए भी कुछ आलेख प्रतियोगिता की है, कर रहा है। हमने भी 1.5 महीने पहले आयोजित की तो 1259 छात्रों के 100 आलेख आ गए हमारे पास, और कहीं तो बहुत उत्तम आए हैं, तो उसका हम एक डॉक्यूमेंटेशन करके एक पत्रिका भी प्रकाशित करने वाले। हमने वैदिक गणित की ऑनलाइन क्लासेस चलाई, 90,000 से ज्यादा बच्चे उसमें सहभागी हुए, और देश ने विदेश से भी, मेरा इंडोनेशिया में एक व्याख्यान था ऑनलाइन, तो वहां संचालन कर रही थी वो महिला ने, अंत में मुझे कहा कार्यक्रम पूरा होने के भाई साहब, उन्होंने कहा कि अब आपकी वैदिक गणित की क्लास में मैंने भी भाग लिया और हमारे आसपास के 4-5 बच्चों ने भाग लिया। तो ये जो स्वशैक्षिक गतिविधि, को-करिकुलर एक्टिविटी बच्चों के विकास के लिए, ये ऑनलाइन भी क्या विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं कर सकते हैं क्या? कुछ लोगों ने संगीत की भी प्रतियोगिता इस प्रकार आयोजित की कि बच्चों को कहा कि आप अपना 2-3 गीत दिए राष्ट्रभक्ति के अच्छे, और इसकी आप वीडियो बनाकर भेजिए, और बड़े उत्साह से अनेक बच्चों ने संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ अलग अलग ढंग से बनाकर भेजे। तो ये बच्चों को आज जो तनाव में है, घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, दिशा नहीं है, तो ऐसी गतिविधियों के द्वारा बच्चे सक्रिय भी होंगे, बच्चे के विकास की भी बात होगी और उसके जीवन में आनंद भी आएगा और तनाव से मुक्त होते जाएंगे। ये सब ऑनलाइन हो सकता है, अनेक प्रकार की गतिविधियां ऑनलाइन इस प्रकार की हो सकती है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में ये सारी बातें धीरे धीरे हमने जोड़नी चाहिए।
तो फिर बच्चे तनाव में बिल्कुल नहीं आ सकते और उसको आनंद आएगा। जब वैदिक गणित की हमने क्लास चलाते थे तो मेरे एक मित्र के फोन आया मुझे क्लास पूरी होने के बाद कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा, कौन सा? तो वैदिक गणित का। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत गंभीर नहीं है, सिंसियर नहीं है, लेकिन ये वैदिक गणित की क्लास के लिए 4:45 तुरंत आ जाता था मेरे पास से, मोबाइल ले जाता था कि हमारी क्लास है 5 बजे। और ऐसे अनेक बच्चों अभिभावकों के द्वारा फिर हमको फरमाइश आई, सुझाव आया कि भाई ये आप रेगुलर कुछ क्लास करिए। तो अभी हम हर रविवार को उसकी क्लास आगे नियमित करने की योजना बना रहे हैं। तो इस प्रकार के ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कई नई नई बातें हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की कोई समस्या है कि नहीं है? समस्या है, कई समस्या है, ये भी सहमत हूं कि भाई कई जगह पर कनेक्टिविटी की समस्या आती है, कई जगह पर बिजली की समस्या होती है। अगर नियमित चलाना है तो बच्चों को कई जो गरीब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उसको डाटा की समस्या आती है, इतना खर्च करना संभव नहीं होता है। एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास नहीं होता है, ये भी एक समस्या आती है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। लेकिन कोई भी नई बात हमने करनी है, प्रयोग करना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि आज विकल्प नहीं है हमारे पास दूसरे। तो इसके समाधान के दिशा में समस्या तो है, इस समस्या का समाधान की दिशा में भी फिर अब कदम बढ़ाना पड़ता है। जैसे कनेक्टिविटी की समस्या है तो वैसे कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना ठीक ढंग से तो सरकारी स्तर पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जानकारी में होना चाहिए पहले कि वे हमारे बच्चे जहां जहां है जिस जिस क्षेत्र में, तो वहां कहाँ कहाँ उनको कनेक्टिविटी की समस्या है, तब तो हम आगे विषय बढ़ाएंगे उसको। दूसरी बात, जो गांव में बच्चे हैं वहां अधिक इस प्रकार के ऑनलाइन मोबाइल की बच्चों के पास सुविधा नहीं है। तो क्या इसके लिए आसपास के 4-5 गांव, 6 गांव के बच्चों के लिए कोई एक पंचायत भवन में 4-5 टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं लगाए जा सकते कि जिस बच्चों का ऑनलाइन क्लास होगी वो बच्चे वहां आकर क्लास करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर वहां एक कोई सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक वगैरह को भी बिठाया जा सकता है। हमने सरकार को भी सुझाव दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर हमने विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, उच्च शिक्षा के स्तर पर और परीक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तीनों पर हमने 3 राष्ट्रीय स्वयंवर वेबिनार का आयोजन किया था। इग्नो, एआईयू, यूजीसी सब मिलकर यह प्रयास हुआ है। तो उसमें ये सारे सुझाव और सारा हमने तैयार करके सरकार को भी दिया है। हमने उचित संस्था आवश्यक है उन सबको भेजा है हमने कि विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन का स्वरूप कैसा हो, उच्च शिक्षा के स्तर पर कैसा हो और परीक्षा का बड़ा संकट है तो किस प्रकार हो सकता है। जैसे गुजरात के एक विश्वविद्यालय में मेरा कार्यक्रम था तो वहां चर्चा हुई, तो मैंने कहा आप कितने बच्चों को, आपके बच्चों की ये समस्या है, चाहे कनेक्टिविटी की चाहे समस्या होगी, चाहे संसाधन की समस्या होगी, चाहे डाटा की समस्या होगी। बहुत पुराना विश्वविद्यालय नहीं है तो इसलिए मैंने कहा कि उदाहरण करके आपको तो एग्जैक्ट मालूम नहीं, मैंने कहा एक सर्वे करिए। उदाहरण करके मैंने कहा कि आपके 500 बच्चों को समस्या है तो गुजरात सरकार ने घोषित किया है कि बच्चों के लिए टैबलेट 1000 रुपये उपलब्ध कराएगी सरकार। चलो भाई, कुछ बच्चे ऐसे कि जो 1000 खर्च भी नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कि आपके विश्वविद्यालय के इतने फैकल्टी है, क्या इसके लिए एक दिन का वेतन दे सकते हैं क्या?
आपका विश्वविद्यालय आसपास के 3 किलो में व्याप्त है, तो वहां जो व्यवसायी उद्योगपति आदि आदि लोग हैं, तो उनको हम निवेदन नहीं कर सकते कि भाई कोई 10 टेबलेट, कोई 20 टेबलेट, कोई 5 टेबलेट, जो जिसकी शक्ति भक्ति ऐसा दान करे बच्चों के लिए। और मैंने कहा आप ये प्रयास करेंगे तो 100 टेबलेट की व्यवस्था शिक्षा संस्कृत का न्यास करेगा। शिक्षा संस्कृत क्या करेगा, वो भी लोगों से दान नहीं लेगा। तो इस प्रकार एक समस्या है उससे तो कुछ होगा नहीं। इसका एक सर्वे, अध्ययन और उसका फिर समाधान की दिशा में योजना, ये करने की आवश्यकता रहेगी। ऑनलाइन एजुकेशन साधारण, अभी हमारे यहाँ एक भाषा का बहुत प्रश्न है कि ऑनलाइन एजुकेशन यानी अंग्रेजी में, तो ये बदलना पड़ेगा कि हम अपनी भाषाओं में पढ़ा सके। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की व्यवस्था अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। चलो जब तक तैयार होगा, तब तक व्यवस्था होगी, तब तक हम कम से कम पढ़ने के कार्य, जो चाहे व्याख्यान हो, चाहे संवाद हो, बातचीत हो, वो तो अपनी अपनी भाषा में सरलता से कर सकते हैं। तो ये अपनी भाषा को भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से इसमें विचार, प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम के स्तर पर भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है। क्या ये कोरोना महामारी के कारण एक स्वास्थ्य की चुनौती है और स्ट्रेस, तनाव की चुनौती है, तो इसका निदान हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में उपलब्ध है। तो मैंने कई विश्वविद्यालयों में इस प्रकार कार्यक्रम हुए, तो मैंने निवेदन किया है कि हम इसका एक पाठ्यक्रम तैयार करें। कई जगह पहले से ही योग विभाग है, तो योग और स्वास्थ्य दोनों जोड़कर भी कोई बात हो सकती है। स्वतंत्र करना है, स्वतंत्र भी कर सकते हैं। लेकिन इस महामारी का इलाज, कोई वैक्सीन तो अभी तक तो मिला नहीं है। इसका क्षमता बढ़ाने के लिए और कुछ बातें समाधान के लिए बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम की एक टेबलेट निकाली है, वो भी हमारा आयुर्वेदिक ही है। तो इसका इलाज तो इसी में ही है कि प्रिकॉशन सबसे बेस्ट इलाज है इनका। कई लोग जो कोरोना महामारी में बीमार होकर, अच्छे होकर बाहर निकले, तो कोरोना में जो मृत्यु हुई है अधिक से अधिक लोग, इसमें एक तो बड़ी उम्र के लोग ज्यादा है, या जिनको कोई बड़ी बीमारियां है, शुगर है, बीपी बहुत ज्यादा है, अस्थमा है, आदि आदि। लेकिन एक 80 आसपास साल की उम्र के व्यक्ति स्वस्थ होकर बाहर आए, तो उनको पूछा कि आप साधारण कहते कि इस उम्र के लोग ही ज्यादा मृत्यु हो रही है, तो आप कैसे आ गए? तो मैं जब से अस्पताल में गया, तब से मैं सुबह शाम 1.5 घंटा योगासन प्राणायाम सब करने लगा था, तो मैं ठीक हो गया। जो सारा खान पान की बात और जो सारी बात इसमें की गई है, जो आयुष मंत्रालय ने भी हमारे सामने रखा है कि काढ़ा पीने की बात कही है, गिलोय इसमें उत्तम प्रिकॉशन है, तुलसी की बात है, खान पान की बात है कि भाई हम अपनी घर का ही खाना खाए, शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार खाए। ये सारा हमारा आयुर्वेद में है। हमारी मूलभूत जीवनचर्या में भी पहले ये सब था ही। गर्म पानी अभी हमारे लिए कोई नई बात नहीं, दुनिया के लिए और नई बात है। लेकिन इसमें कोई जैन संप्रदाय के बंधु होंगे, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि जैनों में व्रत जो किया जाता है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में सिर्फ गर्म पानी के अलावा कुछ नहीं लेना होता है, वो भी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही।
और ऐसे 8 दिन 15 दिन महीने महीने तक लोग करते हैं, लेकिन पीते हैं गर्म पानी। तो गर्म पानी कई प्रकार की बीमारियों का इलाज है। तो यह सब स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आएगा। और भी कई नई नई बातें उसमें हम जोड़ सकते हैं। जैसे गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर ने, वैसे वो पढ़ाई तो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसमें शोध कर रहा है, लेकिन दिशा स्वभाव होगा तो उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का आधार पर स्वयं उन्होंने दवाई तैयार की और उन्होंने कहा कि ये कोरोना का इलाज है। वो अभी सरकार का तंत्र में उन्होंने भेजा है। अभी वो सफल होगा नहीं होगा दूसरी बात है, लेकिन प्रयास तो है। तो ये जो भारतीय हमारी व्यवस्था परंपरा, जो भारतीय जो सारा ज्ञान है इस प्रकार का, इसका ठीक से प्रिकॉशन लिया जाए, ठीक से परहेज सारा पाठ किया जाए, तो ये महामारी प्रभावित करने की संभावना ही नहीं बनी। तो इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा और योग शिक्षा ये दोनों मिलाकर करें, अलग अलग विषय के रूप में करें, लेकिन ये केजी से पीजी तक अनिवार्य विषय के रूप में स्थापित करने की अभी आवश्यकता है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं 200 साल से ये बात कर रहा हूं, लेकिन आज परिस्थिति मानस तैयार है। कल तक इतनी स्वीकार्यता इसकी नहीं थी, इसलिए आज हम करेंगे तो लोग स्वागत करेंगे जोर शोर। हमने कभी सुना था कि विश्वविद्यालयों में कोई काढ़ा बनाने की आदि आदि दवाई बनाई जाए और समाज में बांटे जाए? ऐसा कई विश्वविद्यालयों ने किया और मेरे पास वो सैंपल भी भेजते हैं कि भाई साहब देखिए आप भी उपयोग करें इसका, लीजिए। तो ये परिस्थिति ने सिखा दिया सबको। तो ये दोनों, हेल्थ मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, दोनों दृष्टि से एक विचार ये करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले ही कहा था कि लोकल को वोकल बनाओ और स्वावलंबी देश बने, स्वनिर्भर देश। अभी ये मूलभूत ये भारतीय चिंतन यही है, और क्या है। हमारे यहाँ आज से अगर 70 80 100 साल पहले की आप जाएंगे तो सभी गांव अपने बलबूते पर रहते थे, सब स्वयं पूर्ण स्वावलंबी थे, रहते थे। सारी व्यवस्था गांव में थी उस समय। अभी भी कई जगह कुछ बातें उपलब्ध है। आज हमारी अर्थनीति के कारण सारा केंद्रीकरण धीरे धीरे हमारे यहाँ भी हो गया, क्योंकि हम भी उसी पश्चिम की दी हुई अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन आप गुजरात के सौराष्ट्र में जाएंगे तो वहां, जिसको ये कोल्ड ड्रिंक्स हम कहते हैं आजकल, पेप्सी, कोका आदि आदि, इस प्रकार के हर गांव में, कस्बों में अपने अपने कोल्ड ड्रिंक्स को बनाते हैं और वो चलते हैं वहां। ये 15-20 रुपए का मिलता है तो वो 5 रुपये में, 3 रुपया में, 4 रुपया में मिलता है। और इसमें इस जो कोल्ड ड्रिंक्स में नुकसान करने वाली जितनी ज्यादा बात है वो उसमें बहुत कम से कम होती है। उस क्षेत्र में आइसक्रीम भी, हर गांव में अपना अपना आइसक्रीम बनता है। तो ऐसी कुछ बात आज भी है, लेकिन आज अवसर है कि उन सारी बातों को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि शासन के स्तर पर सिर्फ सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है और वातावरण में अनुकूलता आई है। तो स्वदेशी और स्वावलंबन दोनों बातें हैं इसमें। तो इसके हमारे पाठ्यक्रमों में कैसे जुड़ा जाए, इस पर काम करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र का तो विषय है ही पूर्ण रूप से, लेकिन सिर्फ अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, सारे विषयों में इसकी संकल्पना मूलभूत आनी चाहिए।
अभी इस प्रकार का पाठ्यक्रम में बदलाव करना है तो अभी से हमने तैयारी करनी पड़ेगी कि अपने अपने विषय जो है उसमें स्वदेशी और स्वावलंबन की बात को कैसे जोड़ा जा सकता है। देश को स्वदेशी के आधार पर ही स्वावलंबी बनाया जा सकता है, और देश को स्वावलंबी बनाना है तो जब तक देश के बच्चे स्वावलंबी नहीं बनेंगे तब तक देश स्वावलंबी नहीं बन सकता है। तो एक स्वावलंबन का एक मानस तैयार करना पड़ेगा बच्चों का, और उसी के साथ जो एक विषय जुड़ता है साथ साथ स्वावलंबन की दृष्टि से, जो इस सरकार वर्तमान में केंद्र में, वो आने के बाद पिछले 4-5 सालों से स्किल डेवलपमेंट, कौशल शिक्षा, जो इसकी बात शुरू हुई है, उसका थोड़ा और गहराई से गंभीरता से पाठ्यक्रमों की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ क्या है कि शिक्षा को अपने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है, इसलिए पर्यावरण अलग विषय, मूल्य शिक्षा अलग विषय, स्किल डेवलपमेंट एक अलग विषय, कितने विषय बच्चे पढ़ेंगे। फिर हम कहते हैं कि हाँ चलो इतने क्रेडिट कर दो, एक सेमेस्टर में पढ़ा दो, बात पूरी कर दो, तो खाना पूर्ति हो जाती है, क्योंकि समग्रता की दृष्टि नहीं है। ये भाई सारे विषय विभिन्न पाठ्यक्रम ही होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही सारी बातें होनी चाहिए, तब बच्चों का उस प्रकार का स्वभाव बनता है। स्किल यानी वास्तव में क्या है, कौशल निर्माण करना बच्चों में। तो जो विषय बच्चे पढ़ रहे हैं उस विषय में व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को अच्छी तरह से मिले और उनका अभ्यास हो, वही स्किल है। तो अपने अपने सारे विषयों में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पेडागोजी लेवल प्रपोजल के एक दिवस हमने उसको प्रैक्टिकल कार्य प्रोजेक्ट वर्क देना है, तो उसकी तैयारी अगर नहीं होगी दे सकते हैं। कई बार प्रश्न उठते हैं, मेरे सामने आते हैं ऐसे प्रश्न बहुत। कई लोग कहते हैं कि बैंकिंग में क्या प्रैक्टिकल पढ़ा है, इतिहास में क्या प्रैक्टिकल पढ़ा है, भूगोल में क्या प्रैक्टिकल पढ़ा है, ऐसे प्रश्न उठते हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें इतना समय भी नहीं है, लेकिन हर विषय में प्रैक्टिकल हो सकता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा यही है कि पहले व्यवहारिक ज्ञान दो, फिर उनको सैद्धांतिक ज्ञान दो, तो सैद्धांतिक ज्ञान समझना बहुत सरल आसान हो जाता है। आज जिसको वैज्ञानिक कहते हैं, पहले हम ऋषि मुनि कहते थे इसको। तो उन्होंने जो शोध अनुसंधान किया और जो जो बातें की, तो वो देश स्वीकार कर लेता था तुरंत, क्योंकि देश के जनता को विश्वास था कि इन्होंने जो बात कही है वो स्वयं जीवन में प्रयोग करके, सिद्ध करके, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके, अनुभव करके बाद में ये बात कह रहे हैं, इसलिए उस बात को स्वीकार करना ही चाहिए। इस प्रकार का जब व्यवहारिक ज्ञान लोग बच्चों को मिलेगा तो फिर बच्चों को स्किल डेवलपमेंट अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरा अनुभव है स्वयं का कि मैं कॉमर्स में पढ़ाई करता था, तो हमारे अकाउंट विषय आता था। तो अकाउंट में दो भाग थे उस समय। एक जो आज जो अधिकतर चल रही है पश्चिम की पद्धति, जिसको द्विरोधी पद्धति कहते थे, और एक अपनी देशी पद्धति। तो 30 मार्क देशी पद्धति थे, कितने 70 मार्क द्विरोधी के थे। तो वो देशी पद्धति का जो लेखा पद्धति पढ़ाई जाती थी, उसके कक्षा में मैं कभी भी नहीं बैठता था, लेकिन उसमें मुझे 30 में से 28, 29, 27 से कम मार्क कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैं मेरे चाचा जी की पेड़ी दुकान पर वो प्रत्यक्ष काम करता था, जिससे मुझे वो सीखने की जरूरत ही नहीं थी। 5 मार्क की थियरी आती थी, वो तो कोई भी पढ़कर कर लेगा।
तो इस प्रकार ये स्किल डेवलपमेंट की दूसरा जो पक्ष है कि आज की सामाजिक स्थानीय आवश्यकता क्या है, देश की आवश्यकता क्या है, उसको ध्यान में रखकर बच्चे कुछ कार्य कर सकते हैं क्या। अभी अपने यहाँ एक आईआईटी ने एक छोटा वेंटिलेटर बनाकर एम्स को दिया। हमारे यहाँ वेंटिलेटर विदेश से आते हैं। सैनिटाइजर बनाए लोगों ने, संस्थाओं ने। मैं कल ही एक विश्वविद्यालय के कुलपति से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी देशी पद्धति से सैनिटाइजर बनाने की बात प्रयास में लगे हुए हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। उन्होंने कहा मास्क तो धड़ेले से हमने बनाए हैं। तो मैंने पूछा कल ही एक कुलपति को कि भाई जो बच्चे मास्क बना रहे हैं और वो आप दे रहे हैं लोगों को, तो बच्चों को भी कुछ उसमें दे रहे हैं कि नहीं। तो कि नहीं, बच्चों को हम एक मास्क के लिए 5 रुपया दे रहे हैं। तो बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है साथ साथ, क्योंकि अभी इसकी भी बहुत जरूरत है, क्योंकि साधारण मध्यम वर्ग आज बहुत आर्थिक संकट में भी है। तो ऐसी जो जो स्थानीय आवश्यकता है, इस पर कुछ स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से काम हो सकता है क्या। क्षेत्र का एक अध्ययन सर्वे करना पड़ेगा इसके लिए। अभी कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्होंने एक स्वनिर्भर कानपुर ऐसा एक अभियान लिया है विश्वविद्यालय। तो मुझे 5-7 दिन पहला इनका समाचार आया, मीडिया में आया होगा, तो वो सब भेजा था, तो मैंने पढ़ा, तो मैंने अभिनंदन दिया और मैंने कहा इस पर बहुत बहुत अच्छा है, आपने काम शुरू किया है, इसमें हमने भी इस बात पर कुछ सोचा है, तो आपको हम सहयोग कर सकते हैं। तो माननीय कुलपति जी का मुझे फोन आ गया दूसरे दिन, और उन्होंने कहा हमने उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को भी हमने बुलाया है और उनके साथ विचार विमर्श करके हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए उनको। मैंने कहा पहले इस पर थोड़ा, सिर्फ कानपुर की बात मत करिए। मैंने कहा आपका विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, कई जिलों में है, तो सबकी बात करिए। मैंने कई बार गांवों में टमाटर इतना ज्यादा हो जाता है किसानों के पास, इतना ऋण का खर्चा होता है, वो भी नहीं निकलता है, तो क्या क्यों जाएगा वो। मैंने कहा जब 2-4 रुपए केजी टमाटर हो जाते हैं, या जब 100 रुपये केजी टमाटर होता है, तब भी सॉस की बोतल का दाम में कोई अंतर नहीं होता। तो आज हमारे देश में सॉस बनाने के बड़े बड़े उद्योग है, किसान है, पेप्सी है, आदि आदि। तो मैंने कहा हमारे बच्चे इसका थोड़ा अध्ययन करें और इस प्रकार के छोटे मशीन सॉस बनाने के लिए गांव में नहीं एस्टेब्लिश किए जा सकते, जिस गांव की आवश्यकता है, जिस क्षेत्र की आवश्यकता है। तो जब टमाटर के दाम कम हो जाएंगे तो प्रोसेसिंग कर लेंगे, सॉस बना लेंगे और मार्केटिंग करके शहर में वो बिक्री हो जाएगा, किसानों को अच्छे दाम मिल जाएंगे और वहां उद्योग भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक बातें हमारे देश में कि जिसका हम सही ढंग से थोड़ा अध्ययन करके, जैसे एक समय ये आंवला, ग्वार भाटा, जिसको एलोवेरा इंग्लिश में कहते हैं, उसका कोई भाव नहीं पूछता था। आज उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो क्षेत्र में अपने प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ढूंढा
सकता है। जैसा मिली है, मैं प्रत्यक्ष तो नहीं, ये तो वहां हमेशा अकाल जैसी परिस्थिति रहती है, पानी बहुत कम गिरता है। उस क्षेत्र में तुलसी आसानी से हो सकती है, उसमें पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया कि आप तुलसी का उगाने का प्रयास करिए। और तुलसी के अर्क, जिसको तुलसी का तेल भी कहते हैं, वो चिकित्सा क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। एलोपैथी कई प्रकार की दवाओं में भी इसका उपयोग होता है और बहुत महंगा है वो। अभी तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, प्रोफेशनली भी घर घर में उपयोग होने लगा, क्योंकि ये कोरोना महामारी में कहते हैं कि सुबह सुबह गर्म पानी सुबह शाम 2-2 बूंद डालकर वो पीजिए तो आपको संकट नहीं होगा। इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के उन क्षेत्रों की दृष्टि से क्या आवश्यकता है? ऐसे उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ कि वहां के जिला अधिकारी ने विचार किया कि कई बाहर से किसान मजदूर आए हैं, बेरोजगार है, गांव में भी कुछ रोजगार नहीं है इस समय। तो वहां एक नदी थी, सूख गई थी पूरी, और उस नदी में लोग कूड़ा कचरा डालते थे, शौच के लिए उपयोग हो रहा था, वहां पानी तो था ही नहीं फिर। तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बातचीत की कि भाई इस नदी को फिर से जीवित किया जा सकता है। तो गांव के लोगों ने कहा कैसे, बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहले तो बात आप करिए कि यहाँ कूड़ा कचरा डालना और शौच करना यहाँ बंद कर दीजिए। और उन्होंने मदन मोहन मालवीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 59 लाख रुपए सरकार से लाए वो, और 800 मजदूर काम में लगे महिला, और 2 महीने में 2 किलोमीटर जितना क्षेत्र नदी उन्होंने ठीक कर दी, और फिर से नदी जीवित हो गई, पानी निकल आ गया। अभी तो बारिश हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने किसानों को कहा कि आप जब इसमें पानी आ जाएगा, निकलेगा, तो आप अपने खेत में इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। पूरे गांव के लिए तो पानी उपलब्ध होगा ही, लेकिन आपके खेतों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। और किसान बहुत उत्साह से मजदूरी करने वाले काम करने लगे, और 2 महीने में काम पूरा हो गया। दूसरे गांव में भी, आसपास के गांव में ऐसा काम शुरू किया है। और उन्होंने कहा धीरे धीरे हम 170 किलोमीटर की नदी है, सारी नदी को पुनर्जीवित करने की योजना करेंगे। तो इस प्रकार के कई काम आज की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को दिशा दी जा सकती है। कुछ आज की आवश्यकता के अनुसार नए पाठ्यक्रम का विचार करना भी, का एक सर्वे के अनुसार, ये सर्वे को, ये चीनी कोरोना महामारी पहले की बात का है कि 60 लाख से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है भारत में साइबर सिक्योरिटी के। आज तो और अधिक आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सारा कार्य ऑनलाइन चलने लगा, तो इसकी जरूरत और पड़ेगी ज्यादा। तो इस प्रकार के नए पाठ्यक्रम आज की दृष्टि से क्या क्या आवश्यकता है वो प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, कुछ डिप्लोमा कोर्स भी हो सकते हैं। इस प्रकार का पाठ्यक्रम के स्तर पर भी क्या क्या बदलाव परिवर्तन हम लोगों ने करना चाहिए, इसका विचार एक आवश्यक है। जब स्वदेशी की बात करते हैं तो किसी भी स्वदेशी विषय लियो और कोई किसी में, इस दिशा में अगर कुछ प्रयास करना है, बदलाव करना है, उसको स्थापित करना है, तो शुरुआत उनकी कहां से होगी? शुरुआत स्वयं से ही हो सकती है, तभी वो सफल हो सकता है। तो क्या हम अपने विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में ये निर्णय कर सकते हैं क्या कि हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में स्वदेशी वस्तु ही सारी उपयोग होगा? अभी बातें छोटी छोटी होती है। मैं तो विश्वविद्यालय में खूब जाता हूं, तो अतिथि गृह में रुकता हूँ, तो समय मिलता है तो फिर वहां के योग्य व्यक्ति से बात भी करता हूँ कि वहां भी वो लाइफ बॉय या ऐसे साबुन मिल जाते हैं जो हमारा स्वदेशी नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के है। तो हम
अपने विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में संपूर्ण स्वदेशी की वस्तु, ठीक है, जो मजबूरी है कि जिसमें स्वदेशी विकल्प भी नहीं है तो ठीक है, वो करेंगे बाहर की वस्तु का भी उपयोग। इस प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन के स्तर पर, पाठ्यक्रम के स्तर पर, कौशल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट के स्तर पर, ये सभी स्तर पर कई प्रकार के बदलाव भविष्य को देखकर हमने करना चाहिए। इसलिए मैंने, जब ये चीनी कोरोना महामारी आई और कुछ समय के बाद ये हो गया कि भाई ये तो एक लंबे समय का काम है, तो मैंने अप्रैल महीने में ही, मध्य में ही माननीय प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री को एक पत्र लिखा कि जो प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, उनको अभी घोषित न किया जाए, और जिस प्रकार के ये बदलाव देश और दुनिया में आ रहा है, और विचारक, चिंतक, विद्वान लोग कह रहे हैं कि भविष्य में दुनिया के बारे में ऐसी सोच होगी, कोरोना पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया। तो ये जो बदलाव, परिवर्तन है, उस दृष्टि से हमने शिक्षा नीति में भी बदलाव करना पड़ेगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की जाए तो प्रस्तुत होगी वो, क्योंकि जब नीति बनी है तब तो ये स्थिति नहीं थी। तो जैसा उदाहरण के लिए मैंने कहा कि संसाधनों के लिए जो सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, तो उसमें बदलाव करना पड़ेगा कि तकनीकी, टेक्नोलॉजी के लिए अधिक अनुदान देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी अभी। और ये सारा बदलाव, परिवर्तन अगर मुझे करना है तो इसका सूत्रधार माध्यम तो आचार्य ही रहता है, जिसको आजकल हम शिक्षक, प्रोफेसर आदि आदि कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि निमंत्रण पत्रक में आचार्य शब्द का उपयोग किया गया है। तो जब तक आचार्य तैयार नहीं होंगे इसके लिए, तब तक ये सब करेगा कौन? तो अभी हमारे पास 2-2.5 महीना है, उतने समय में हम योजना बनाकर आचार्यों की तैयारी करा सकते हैं सर। क्योंकि ये जो चीनी कोरोना महामारी आई, उसके बाद भारत का नाम काफी ऊपर आया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने जो दृष्टि रखी, निर्णय किए और पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने की जो बात, प्रयास किया, इससे भारत का स्थान काफी मजबूत हुआ दुनिया में। और साथ साथ हमारे समाज ने भी, ठीक है, संपूर्ण हम 100% आदर्श चाहते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा समाज ने भी काफी संयम रखा है, काफी अच्छे ढंग से हमने प्रयास समाज ने भी किया है। जब अमेरिका में कोरोना महामारी प्रारंभ हो गई तो वहां के लोग बंदूकें खरीदने लगे थे। कई जो पश्चिम के देश, जो बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग माने जाते हैं, वहां लोग खरीदी कर करके घर भरने लगे। भारत में नहीं हुआ। हमारे लाखों की संख्या में मजदूर रास्ते पर आ गए, एक मजदूर ने कहीं पत्थर नहीं फेंका। जब दुनिया में किसी ने हिम्मत नहीं की, तब हमने लॉकडाउन प्रारंभ कर दिया। तो अभी तक ये था कि जो पश्चिम के लोग करते, उसी का हम अनुसरण करते थे, इसकी नकल करते थे। अभी ये परिस्थिति में बदलाव आया है कि अभी हम जो करेंगे वो पश्चिम के लोग अनुसरण करना प्रारंभ किए हैं। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, इससे हम भी भटक गए थे, दूर भाग रहे थे। हम भी सेकंड हाथ मिलाने के चक्कर में पड़ गए थे।
आज पूरी दुनिया नमस्कार करने लगी। वो चाहे गर्म पानी की बात हो, योग की बात हो, खान पान की बात हो, आदि आदि आयुर्वेद की बात हो। आज ही मैंने पढ़ा समाचार की अमेरिका ने भी स्वीकार किया है कि आयुर्वेद के माध्यम से इसका इलाज हो सकता है। तो पूरी दुनिया आज हमारे सामने देख रही है, और देख इसीलिए रहे हैं कि वो हम बहुत आधुनिक हो गए और हम साइंस में बहुत आगे चले गए, इसलिए नहीं दिख रही दुनिया हमारे सामने। लेकिन दुनिया को एहसास हो गया है कि भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय खान पान है, यही इसमें उपयोगी चीज है, यही हमको दिशा दे सकती है, यही इनसे बचा सकते हैं। तो भारत को अगर हमने वास्तव में समृद्ध, शक्तिशाली, समर्थ विश्व गुरु भारत बनाना है, तो उसका माध्यम तो शिक्षा ही हो सकती है। आज देखिए, दुनिया के किसी भी देशों में, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, जहां भी रिसर्च, अनुसंधान, शोध जो होता है, कहाँ होता है? विश्वविद्यालय में होता है। तो भारत के विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो सकता है? भारत के छात्र वो अमेरिका में जाकर ये सारा काम कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, अनेक कंपनियों में सीईओ बड़े बड़े स्तर पर भारत के छात्र बैठे हुए हैं। वो छात्र भारत में क्यों काम नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में ऐसा वातावरण नहीं है, ऐसा अवसर नहीं है। बौद्धिक प्रतिभा की दृष्टि से भारत के छात्र का लोहा पूरी दुनिया मानती है, कोई कम नहीं है हमारे बच्चे। लेकिन एक अवसर, एक वातावरण इसको उपलब्ध कराना पड़ेगा। इस प्रकार का शैक्षिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर बदलाव करना पड़ेगा। तो आज जो लाखों छात्र विदेश जा रहे हैं, वो मजबूरी में जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। और अभी तो वातावरण ऐसा बना है कि विदेश जाने का वैसा भी लोग नहीं सोच रहे हैं। तो ये भी हमारे सामने एक अवसर है कि हमारे विदेश, हमारी प्रतिभाएं जो पलायन कर जाती है लाखों लाखों की संख्या में विदेश में, इसके कारण हमारे अरबों रुपये भी विदेश में जा रहे हैं, वो सबको रोकने का ये सुंदर अवसर है, इसको हम रोक सकते हैं। शोध अनुसंधान की दिशा सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ शोध यानी अंग्रेजी, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक अपनी भाषा में शोध अनुसंधान नहीं होगा, तब तक वास्तविक शोध अनुसंधान हो ही नहीं सकता है। सिर्फ अंग्रेजी के विरोध की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के बच्चों को कहेंगे कि तुम मलयालम में शोध कर, वो होगा क्या वास्तव में शोध? वो कहीं से कट पेस्ट करके, रटी रटाई बात इकट्ठी करके एक ग्रंथ तो लिख लेगा, और पीएचडी की डिग्री दे देंगे हमारे प्रोफेसर उनको, लेकिन वास्तव में शोध अनुसंधान नहीं होगा। और दूसरी बात है कि शोध अनुसंधान के, हमारे यहाँ पीजी जब बच्चा कर लेता है, तब शोध अनुसंधान के बारे में सोचना प्रारंभ करता है, तो वो शोध वास्तव में शोध होगा ही नहीं। और आज बहुत सारी जगहों पर ऐसी स्थिति है कि हमने एक 4 महीने पहले शोध छात्रों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला की थी। लगभग अलग अलग राज्यों से 80 छात्र आए थे। तो मैंने समापन में एक प्रश्न पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने शोध का विषय उनके प्रोफेसर ने कहा वो तय किया है? तो 30% बच्चों ने हाथ ऊपर उठाया कि जो प्रोफेसर ने हमको बताया वो विषय में तय किया और हम काम कर रहे हैं। तो शोध होगा ही नहीं, डिग्री तो हो जाएगी। शोध का तो बच्चों का स्वभाव बनना चाहिए, जो स्किल डेवलपमेंट, व्यवहारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष फील्ड में जाकर काम करने का अनुभव बच्चों को होता है, उसी से शोध की प्रवृत्ति विकसित होती है। वास्तव में तो विद्यालय स्तर से शुरू होना चाहिए, लेकिन चलो विद्यालय हमारे हाथ में नहीं है।
लेकिन महाविद्यालय विश्वविद्यालय में मैंने अनेक जगह निवेदन किया है, ये प्रयोग चाहे तो हम भी कर सकते हैं कि जब प्रथम वर्ष में बच्चा आता है तो वहीं से उसका क्या शोध के लिए ओरिएंटेशन प्रारंभ कर सकते हैं क्या, कि भाई 2 महीने में एक लेक्चर होगा, उस पर प्रश्नोत्तर आंसर होगा, तो बच्चों के पास 5-6 साल का समय रहेगा, तो उतने समय में वो अच्छी तैयारी से शोध करने की स्थिति में आ जाएंगे और वो कुछ परिणाम कारक शोध हो सकता है। और शोध में भी सिर्फ सैद्धांतिक शोध नहीं चाहिए, जो बच्चे शोध कर रहे हैं वो व्यवहारिक काम करें और फिर निबंध लिखे अपना। रजनीश जी तो इससे ज्यादा कौन जानेंगे, हमारी बिटिया वो काम कर रही है, रजनीश जी की बेटे इस प्रकार का। तो ये बहुत बड़ा, इसलिए मैंने कहा कि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन आज मानस बदला है, आवश्यकताएं बदली है, परिस्थिति बदली है, स्वीकार्यता बदली है, हमारी सारी बातों का स्वीकार्यता बढ़ी है। तो इन सारे विषयों में अगर हम एक प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे तो इस चुनौती को हम अवसर में बदल सकते हैं। और जब तक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं खड़ी करेंगे तब तक हम जैसा भारत चाहते हैं, विश्वगुरु जिसको भारत हम कहते हैं, ऐसा भारत नहीं बन सकता। ठीक है, आर्थिक भौतिक दृष्टि से कुछ उपलब्धियां हो जाएगी, लेकिन यही भारत हम नहीं चाहते ना। आर्थिक भौतिक चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन भौतिकता और आध्यात्मिकता का दोनों का समन्वय हमारे यहाँ है, और हमारा मूल आधार तो आध्यात्मिकता है। इसके आधार पर ही हम श्रेष्ठ भारत, एक समर्थ शक्तिशाली विश्वगुरु भारत बना सकते हैं। और जिस भारतीय ज्ञान परंपरा के वर्षों से बात करते आ रहे हैं, वो आज पुनर्स्थापित करने का एक सुअवसर है हमारे साथ। तो इस दृष्टि से हम सब विचार चिंतन करें, और कई विश्वविद्यालय में काम इस दिशा में शुरू हो गया है, बहुत आनंद की बात है इसमें। हमारे विश्वविद्यालय में भी हुआ होगा ऐसा मेरा विश्वास है, लेकिन इस दिशा में इस प्रकार ठोस योजना बनाए, और इस योजना, इस कार्य में जो कुछ हमसे सहयोग की अपेक्षा होगी उसके लिए हम तैयार हैं, हमारी शक्ति के अनुसार हम उसमें जुड़ेंगे, और हम सब मिलकर इस प्रकार का एक बदलाव, परिवर्तन की दिशा में, एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम हम उठा सकते हैं। और जैसी शिक्षा व्यवस्था हम सब चाहते हैं, ये शिक्षा व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का भी एक सुअवसर है। इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि ये चुनौती तो है, लेकिन अवसर भी बहुत बड़ा है। तो इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए हम सब प्रतिबद्ध होकर प्रयास करें, यही आप सबसे प्रार्थना, अभ्यर्थना। मुझे इस प्रकार के एक सुंदर बौद्धिक कार्यक्रम में विचार रखने का सम्मान्य कुलपति मित्र रजनीश जी और आप सबने मिलकर अवसर दिया, इस दृष्टि से विश्वविद्यालय समग्र परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा की सामयिक समस्याओं के समाधान मूलक उद्बोधन के लिए आपका सादर अभिनंदन। अब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, धर्म और दर्शन के अग्रणी विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। अनम्यूट नहीं हुआ है आपका। सबको नमस्कार। वैसे तो ये कठिन विषय है, अतुल भाई के
व्याख्यान के बाद अध्यक्ष ही करना, क्योंकि अतुल भाई सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातों को हम तक पहुंचाते नहीं। ये तो 3.5 दशकों से शिक्षा में सोद्देश्य परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, व्यक्ति के आनंद और समाज के सुख के लिए किस प्रकार की शिक्षा हो सकती है, मनुष्य के ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इन तीनों के बीच जो भेद आ गया है तर्क बुद्धि के कारण से, उसको समाप्त करते हुए उसकी ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इनकी एकाकारिता की शिक्षा किस प्रकार से हो सकती है, इसके प्रयोगता है। एक शिक्षाविद के रूप में सिर्फ संकल्पनाएं प्रस्तुत करना, प्राक कल्पना देना, लोगों को प्रेरित करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु जो प्राक कल्पना बनाते हैं उसका प्रयोग करके उसका अनुभव करते भी हैं और दूसरों को भी, अपने साथ चलने वालों को भी कराते हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब शिक्षा संस्कार, शिक्षा की सांस्कृतिक परंपरा पर चर्चा हो रही थी, तो वर्तमान परिदृश्य पे विचार करना, यानी आज के समय में खड़े होकर के विचार करना। आज के समय में खड़े होकर के विचार करने का तात्पर्य अंग्रेजी के फ्रेज से है, रूटेड इन पास्ट, फूटेड एट प्रेजेंट एंड फोकस्ड इन फ्यूचर। हमारी जड़ें हमारे महान अतीत में हैं, हमारे वर्तमान पांव, हम खड़े हैं वर्तमान में, लेकिन हमारी दृष्टि है भविष्य की ओर। इन तीनों को मिला करके एक त्रिकालाबाधित शिक्षा की दृष्टि बनती है, और तीनों कालों में जो शिक्षा की दृष्टि एकतानता के साथ खड़ी होती है, वही मनुष्य के सुख के लिए, उसके समाज के सुख के लिए, राष्ट्र के सुख के लिए और आगे बढ़कर के संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के में आनंद की उत्पत्ति का कारण हो सकती है। आधुनिकता से उत्पन्न हुई शिक्षा ने मनुष्य को उपभोक्ता बनाया है, लेकिन उपभोक्ता बनाने के लिए उसका आनंदमय जीवन छीना है। भारतीयता उसी आनंदमय जीवन की वापसी का यत्न है। तो स्वाभाविक है, जिसने छीना है उसी से वापस भी पाया जा सकता है। तो व्यक्ति मात्र में आनंदमय जीवन, सोद्देश्य जीवन, संतुष्टि परक जीवन, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अंततः समस्त समष्टि के लिए हमारे दायित्व है, इनकी पूर्ति का हमें यत्न करना चाहिए। और यह यत्न कोई एक कालखंड आएगा तब होगा, कोई संन्यासावस्था आएगी तभी होगा, इसको न मानते हुए जीवन का हर क्षण इसके लिए है। तो शिक्षा प्राप्ति का काल और शिक्षा देने का कालखंड भी इसके लिए। शिक्षक और शिक्षार्थी को भी आज के समय में अपने पीछे और अपने आगे आने वाले काल का विचार करके शिक्षा के बारे में सोचना होगा। और कोरोना ने जिस प्रकार की चुनौती प्रस्तुत की है, उस चुनौती को किस प्रकार से भारत में युवा स्थान स्थान पर प्रयोगों के द्वारा, भारत में शिक्षाविद, शिक्षार्थी, शिक्षक, ये मिलकर के प्रयोगों के द्वारा एक अवसर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं संपूर्ण मानवता के लिए। बदली हुई सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार से अपने को सार्थक सिद्ध करेगा, इसके लिए शिक्षा में क्या बदलाव की आवश्यकता है, शिक्षा में किस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इस अवधि में इसके प्रयोग के लिए सजग, इस प्रयोग के लिए निरंतर प्रयास करने वाले एक ऋषि परंपरा के शिक्षाविद को हमको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अतुल भाई के साथ उनके नेतृत्व में काम करते हुए मुझे 3.5 दशक हो गए। अब यह 3.5 दशक का कालखंड, एक किशोर विद्यार्थी से विश्वविद्यालय के कुलपति तक की पूरी मेरी यात्रा में अतुल भाई किसी न किसी रूप में इस शिक्षा परिवार के भिन्न भिन्न भूमिकाओं में मेरे मार्गदर्शक और मित्र के रूप में साथ रहे हैं। इसलिए जब वो कह रहे थे तो मुझे तो दिखाई दे रहा था किस प्रकार से यह 1990 से लेकर के लगातार यत्न पूर्वक स्वयं को भी बनाना है, अपने साथ के लोगों को भी परिवर्तित करना है, समाज को बदलना है और सबको सार्थक यत्न की ओर ले जाना है। यत्न करना है, सार्थक यत्न करना है, सोद्देश्य यत्न करना है।
हमारे सहित संपूर्ण परिवेश में सुख, शांति, सहअस्तित्व और सौदेश्यता की निर्मिति का बोध मन में निर्मित हो, और केवल यह मन में निर्मित न हो, बुद्धि में निर्मित न हो, यह हृदय में भरा न रहे, हमारे हाथों से यानी हमारे कर्तृत्व से। इसीलिए अतुल भाई ने गांधी को याद करते हुए कहा था, हेड, हार्ट एंड हैंड, इन तीनों के बीच एकाकारिता जो बना सकती है, बुद्धि वैसा ही सोचेगी जैसा हृदय का भाव है, हृदय का भाव वैसा ही बनेगा जैसा बुद्धि युक्त रूप से प्रतिपादित करती है, और हृदय और बुद्धि के अनुरूप ही हाथ काम करेंगे, तब जाकर के वास्तविक शिक्षा संस्कार समाज में निर्माण होगा, और शिक्षा के द्वारा संस्कृत हुआ व्यक्ति समाज निर्मिति का, राष्ट्र निर्मिति का साधन बनेगा। भारत को विश्व गुरु बनाना है, यानी देश को वर्तमान स्थिति से बदलना है, और देश बदलना है तो शिक्षा बदलनी है, समाज बदलना है तो शिक्षा बदलनी है, और व्यक्ति बदलना है तो शिक्षा बदलनी है। इस बदल की सुगंध अब चारों ओर जिसके यत्न से दिख रही है, जिन लोगों के यत्न से दिख रही है, उनमें अनन्यतम व्यक्तित्व के रूप में मैं अतुल भाई को अपने कालखंड में पाता हूं। हम सब उनके व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं, शिक्षक के रूप में सुन रहे हो, या शिक्षार्थी के रूप में सुन रहे हो, या समाज के जागरूक नागरिक के रूप में सुन रहे हो, हम सबको इस व्याख्यान से कुछ न कुछ दिशा सूत्र प्राप्त हुआ है। इन उपदेश दिशा सूत्रों को सिर्फ उपदेश नहीं है, अपितु यह एक शिक्षाविद कार्यकर्ता के द्वारा किया गया अनुभव कथन है। इस रूप में जब समझेंगे तो हमें करने की दिशा भी प्राप्त होगी। इस अभिकथन के साथ मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, व्यक्तिगत रूप से, अपनी ओर से अतुल भाई का धन्यवाद कर रहा हूं। औपचारिक धन्यवाद तो अनिल जी देंगे, लेकिन हृदय पूर्वक मैं कृतज्ञता महसूस कर रहा हूं युवाओं को और शिक्षकों को। आपने आज कहां पर खड़े होकर के हमें शिक्षा के संबंध में विचार करना है और शिक्षा क्षेत्र में काम करना है, वो स्थान दिखाया है और वो तरीका बताया है। इसके लिए पुनः बार बार श्रद्धेय अतुल भाई कोठारी का जीवन शिक्षा और भाषा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आपको हम विश्वविद्यालय परिवार के साथ पाकर के इस अवसर पर सच में कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। आप हमारे अनुरोध को, आग्रह को स्वीकार किए और बहुत कम समय के अंतराल में ही आपने इस कार्यक्रम में आने की, जुड़ने की सहमति दी और अपने उद्बोधन के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा की जो सामयिक समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है, ऑनलाइन शिक्षा की जो चिंता आज पूरे शिक्षा जगत में हो रही है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं, उसका प्रारूप क्या हो सकता है, उस पर आपने खूबसूरती से अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। और साथ ही जो भारतीय परंपरा रही है शिक्षा की, योग और तमाम जो साधन और माध्यम हमारे रहे हैं, जिससे एक तरह से समग्रता में शिक्षा को देखा जा सकता है, समग्र शिक्षा की जो हमारी परिकल्पना, भारतीय परिकल्पना रही है, उस से आपने हमें अवगत कराया। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धेय अतुल भाई कोठारी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी सिर्फ अध्यक्षता ही नहीं कर रहे थे इस कार्यक्रम के, बल्कि इस कार्यक्रम के सच में सूत्रधार वो हैं और उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से ही ये संभव हो पा रहा है। लगातार वो मुझसे ज़्यादा वो सतर्क और सजग रहते हैं इस कार्यक्रम के संयोजन को लेकर के। मैं सच में आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से हम अपने समय के उत्कृष्ट विद्वज्जनों को इस प्लेटफॉर्म पर सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उनसे प्रेरणा ले पा रहे हैं। मैं माननीय कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अतुल भाई के सहयोगी श्रीमान बिट्टू जी दिल्ली से लगातार हम उनके संपर्क में थे, क्योंकि माननीय अतुल जी से लगातार बात कर पाना उतना संभव नहीं, क्योंकि आपकी उतनी व्यस्तता रहती है। इसलिए उनके सहयोगी बिट्टू जी ने हमारा सहयोग किया। मैं
विश्वविद्यालय की तरफ से बिट्टू जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से अतुल भाई को हम लोग व्यवस्थित ढंग से सुन पाए आज, और साथ ही इस कार्यक्रम, इस उपक्रम और इस अनुष्ठान से जुड़े हमारे विश्वविद्यालय परिवार के मित्रों, खास करके संदीप कुमार वर्मा जी, अरविंद कुमार जी, हेमंत दुबे, मिथिलेश राय, राजदीप राठौर, अनिल ढोरे जैसे तमाम मित्र जो प्रकारांतर से इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, इस कार्यक्रम को संयोजित करने में मेरा सहयोग करते हैं, मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पुनश्च आप सबका आभार।